हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। इन 75 क्वेश्चन में आपके संपूर्ण जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और इसके साथ साथ आपका जो हिंदी का पोर्शन है उसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसी एग्ज़ाम पर आपके उस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑलरेडी डेट अनाउंस आपकी हो चुकी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। वे स्टूडेंट जो आपके बीटीसी या बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 15 फरवरी से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मैं हाउ टू फॉर्म फिल बीपीएससी टीआरई 4 के एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि वहां पर आपके सभी चीज़ें लाइव होती हैं, जैसे वाटर मार्क कैसे होगा, कैसे कौन से अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारी चीज़ों से संबंधित एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो रिलीज़ होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपकी गिवन भाषाएं हैं उनमें से सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, आपकी जो संस्कृत भाषा है दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम देव भाषा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो आपके देवता लोग थे, या फिर कह सकते हैं कि वेद भाषा भी इसे कहते हैं। वेदों का लेखन आपका संस्कृत में ही किया गया है। जब इसकी लिपि पूछी जाती है कि सर ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, हमेशा, या इनमें से कोई नहीं। जब आपका भारत आज़ाद हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तो उस समय आपका क्या था कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को कितने वर्षों तक रखने का सुझाव दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 15 वर्षों तक रखने का सुझाव दिया गया था। ये कब कहा गया है? 15 वर्ष होने के बाद में आपका जैसे ही राजभाषा अधिनियम एक बना था। क्या बना था आपका? राजभाषा अधिनियम 1963। इस अधिनियम को आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। 1963 में कहा गया है कि आपकी जो हिंदी है और अंग्रेजी है दोनों का साथ साथ प्रयोग अब किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको याद करना है कि स्टार्टिंग में आपको कितने वर्षों के लिए कहा गया था? तो 15 वर्षों के लिए कहा गया था। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वर्गों में दीर्घ स्वर्ग आपका कौन सा है, यानी कह सकते हैं कि कैपिटल लेटर कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कैपिटल ए। आपकी यानी जो बड़ी ए है वो आपकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या जब पूछी जाएगी तो आपका आंसर आना चाहिए 11 आपके स्वरों की संख्या है, जिसमें से आपके लघु स्वर कितने हैं, अतिलघु स्वर कितने हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या याद करना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको हर्ष स्वर याद करने हैं, दीर्घ स्वर आपको याद करने ही करने हैं। तो दोनों चीज़ों को आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। टोटल आपके 11 हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ स्वर का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
किस शब्द का उच्चारण कंठ तालु है? हा, चा, ओ, ए या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा अक्षर या ऐसा शब्द जिसका स्थान उच्चारण क्या है? कंठ तालु है, यानी कंठ तालव्य या तालु है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कैपिटल ए है आपकी वो कंठ तालु है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से विकल्प में आपके सभी शब्द कौन सी संज्ञा हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी विकल्प कौन से हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 1, राम, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण, कामायनी और मिठास। देखिए जो आपका शब्द मिठास है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा में आएगा, ममता भी भाववाचक संज्ञा में आएगी। जबकि आपका गंगा नाम है नदी का, रामचरित पुस्तक का नाम है, भगवान राम तो आइडेंटिफाई किए ही जा रहे हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें सभी ऑप्शन क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण, उपसर्ग, संज्ञा, अव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक रेखांकित शब्द बोला गया है कि जो आपका शब्द दे रखा है अपशब्द, क्या है? अपशब्द है, वो रेखांकित शब्द है। क्या है आपका? रेखांकित शब्द। मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ। अब पूछा गया है कि वो व्याकरण की दृष्टि से आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है, शब्द क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, वो अव्यय है, क्योंकि इसमें व्याकरण की दृष्टि से बाद में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मनगढ़ंत, शिष्टता, घबराहट, इन शब्दों का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का क्या क्या आपका लिंग है। 3 शब्द आपके दे रखे हैं, कौन सा है? मनगढ़ंत है, शिष्टता है और घबराहट है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जब आपसे जेंडर पूछा गया है तीनों का, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। तीनों ही शब्द क्या हैं आपके? पहला शब्द भी स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द भी स्त्रीलिंग है, तीसरा शब्द भी आपका स्त्रीलिंग है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे आपके, तो वे जो शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है उसका कौन सा एक प्रकार है जो आपके गिवन दे रखा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, पुरुषवाचक का एक भेद है आपका उत्तम पुरुषवाचक। ध्यान रखिएगा, जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे तो आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का आता है, जिसे हम इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का कौन सा उचित भेद है? तो देखिए यहाँ पे एक शब्द रेखांकित मैं कर दे रहा हूँ, इसमें दे नहीं रखा है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो है आपका स्वयं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रेखांकित शब्द है आपका उसमें कौन सा सर्वनाम का उचित भेद है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है आपका स्वयं। कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण से भेद को अंतर्गत आएगा। गुणवाचक, प्रविशेषण, परमाणुवाचक, यहाँ पे परिमाणवाचक होगा ना कि परमाणु। सार्वनामिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपका दे रखा है कश्मीरी से सिंदूरी लाल, यानी जो एक शब्द है रेखांकित वो है आपका कश्मीरी शब्द। अब उसमें पूछा जा रहा है कि वो विशेषण का कौन सा भेद है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, कौन सा वो भेद है। तो सही आंसर आएगा आपका प्रविशेषण। क्या शब्द आएगा? प्रविशेषण आएगा, क्योंकि ये जो कश्मीर शब्द आपका दे रखा है
वो सिंदूरी लाल का दे रखा है कि भैया ये क्या है, विशेषण की भी विशेषता है। क्या है, विशेषण की विशेषता। बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, अकर्मक धातु, सकर्मक धातु, समस्त धातु या इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो क्या बोला गया है, यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो मूल अकर्मक धातुएं होती हैं उनके साथ प्रत्यय जोड़कर क्रिया की कौन सी धातु आपकी बनाई जाती है, क्रिया का कौन सा रूप आपका बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जब अकर्मक धातु के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो धातु बन जाती है आपकी सकर्मक धातु। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि रेखांकित शब्द में कौन सा। तो रेखांकित क्या शब्द है आपका? वो शब्द है आपका उपन्यास। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा आपका कारक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका जो लेखक है वो क्या हो जाएगा? लेखक तो हो जाएगा आपका कर्ता। क्या हो जाएगा? लेखक आपका कर्ता हो जाएगा, लेखक आपका कर्ता हो जाएगा, जबकि उपन्यास हो जाएगा आपका कर्म। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर आप आइडेंटिफाई कर देंगे। सर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्म कारक। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो देखिए, एक आपका पूरा वाक्य दे रखा है। वाक्य कहाँ दे रखा है? पूरा वाक्य राम ने खाना खाया होगा। इस वाक्य में जो एक शब्द दे रखा है, क्या शब्द है? शब्द है आपका खाया होगा। अब इसमें पूछा क्या गया है? तो पूछा जा रहा है कि आपके सर इसमें कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, मदभूत, आसन्न भूत या इनमें से कोई नहीं। राम ने खाना खाया होगा क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसमें क्या है कि आपको डाउट हो रहा है खाया होगा नहीं खाया होगा। हम कहते हैं ना कि सर वो वहाँ पे गया होगा, नहीं गया होगा उसकी मर्जी है। तो उसमें डाउट जब ऐसे शब्दों में आता है तो वो होता है आपका संदिग्ध भूत आंसर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे आपके 4 आपके वाक्य दे रखे हैं, उनमें से आपको निकालना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है। तो देखिए, परिमाण में आपका वजन आना चाहिए। हमें बड़ों के आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, तो इसमें तो आपका नहीं है क्योंकि कोई परिमाण नहीं है। पानी कल से बरस रहा है, तो देखिए यहाँ पे पानी कल से बरस रहा है लेकिन परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर एक शब्द जरूर आ रहा है, कम खाना चाहिए। यानी अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो इसमें परिमाण बोला है कि भैया आपको कम खाना चाहिए। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अजिर, अतिथि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। जो अटल शब्द है वो क्या है? आपका तद्भव शब्द है। जबकि अदर तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस प्रकार के शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो सब के सब आपके तत्सम शब्द हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है अज्ञानी, और पूछा गया कि इनका कौन सा पर्याय नहीं है। अज्ञ, विज्ञ, अनविज्ञ, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए ये जो आज्ञा वाला शब्द है, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आते हैं। तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो आपका शब्द दे रखा है अज्ञानी, अज्ञानी के क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 अज्ञेय। अंकेचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंक में खेलने वाला बच्चा, अंकों के साथ खेलने वाला बच्चा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकों की गणना करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। एक शब्द दे रखा है आपका अंकेचक, इसका सही वाक्यांश क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्या क्वेश्चन है आपके? एक शब्द के लिए अनेक शब्द वाला क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आय व्यय के आंकड़ों को जांच करने वाला व्यक्ति को अंकेचक कहते हैं। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे एक मुहावरा है, अंधे को दीपक दिखाना। इसका सही अर्थ क्या होगा? अंधे का रास्ता रोशन करना, नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि आप नासमझ को कितना भी उपदेश दे लीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये जो आपका लोकोक्ति है अक्सर करके हमारे बुजुर्गों के द्वारा बोली जाती है, और उनकी जो नज़र होती है बड़ी पारखी नज़र मानी जाती है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के अच्छा बचपन में दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं लगता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, होनहार बालक का अच्छा बचपन में दिखाई देने लगता है। मतलब अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसकी जो खूबियाँ हैं वो बचपन में ही नजर आने लगती हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं यही देते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि ये बच्चा टैलेंटेड है, आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 2 वर्डों के परिवर्तन से, या फिर कह सकते हैं कि मेल से कौन सा जो कारक है, परिवर्तन है, वो उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, 2 वर्डों के मेल की बात की जा रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है आपका विद्या, क्या है? विद्या, और एक शब्द आपका क्या है? आलय है। जब इन शब्दों को आप आपस में मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाता है विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय शब्द बन गया। यानी ये जो आ है और ये जो आ है, यानी कैपिटल आ प्लस कैपिटल आ इजिकल टू बनता है आपका कैपिटल आ। तो ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहेंगे संधि। महाओजस्वी का संधि रूप क्या है? महाओजस्वी, महोजस्वी, महाजस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाओजस्वी का जो आपका संधि रूप है वो क्या है। तो जो पहले हम आंसर देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, महोजस्वी इसका सही आंसर होगा। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो महा लिखा हुआ है, और आपका शब्द है ओजस्वी। और जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका कैपिटल आ है और यहाँ पे स्मॉल ओ है, तो दोनों को मिलाकर बनता है आपका कैपिटल ओ। ये कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? आपकी वृद्धि संधि है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। योगदान में कौन सा कारक है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव शब्द होता है आपका, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए योगदान आपका शब्द है, और पूछा क्या गया है आपसे? समास पूछा गया है कि योगदान शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसको जब हम समास विग्रह कर लेते हैं, देखिए योग का दान, क्या शब्द आएगा आपका? योग का दान। अब यहाँ से जब आपने इसको ब्रेक किया है, विग्रह किया है, तब आपको एक शब्द मिल गया का। तो ये एक कारक है, और आपको पता है कि कारक कौन से शब्दों में आते हैं सर? तो वो तो आपके तत्पुरुष समाज में आते हैं, तो वही इसका आंसर होगा।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका वाक्य क्या है। तो वाक्य पूरा ये है कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में आपकी अशुद्धि आपको आइडेंटिफाई करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं अशुद्धियों से संबंधित। यहाँ पर क्या आंसर होगा? आज की अनेकों लोग सभा या उपस्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनेकों लोग, क्योंकि अनेकों का कोई शब्द अनेक नहीं होता है। यहाँ पे जो शब्द होना चाहिए एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए? अनेक होना चाहिए। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, संयुक्त काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदी साहित्य को आपने कई बार काल विभाजनों में विभाजित किया था, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा काल विभाजित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त काल विभाजन, कोई भी इसका विभाजन नहीं है, क्योंकि आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल ये तीनों काल इसके हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 कालों में इसको डिवाइड किया था। किस में किया था? 4 कालों में इसको डिवाइड किया था, जिसमें 3 ये दे रखे हैं, चौथा आपका होता है आधुनिक काल। सॉरी, आधुनिक काल तो ऑलरेडी गिवन है इसमें। एक है आपका वीरगाथा काल। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। 4 साहित्य में हमने डिवाइड किया है इसके काल को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है कि नागार्जुन की इनमें से कविता कौन सी नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरती, दादा कोमरोड या इनमें से कोई नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर वो है आपकी रचना दादा कोमरोड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि नागार्जुन जी के द्वारा इन्हें हम देखिए रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरती इन्हीं की रचना है, जबकि दादा कोमरोड किनकी है? ये आपकी यशपाल की रचना है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, सॉरी हिंदी में लिखना है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि यशपाल की रचना है, ये कई बार पहले आ चुकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो आपकी लिपि है उसका प्रयोग पूछा गया है कि लिपि का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ध्यान रखना है, लिपि का प्रयोग हमेशा लिखने में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जैसे लिपि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लिपि का मतलब हुआ जैसे जो आपके ये शब्द लिखे हुए हैं वो लिपि ही है। यानी हिंदी भाषा की लिपि अगर आपसे बात की जाती है कि सर हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो हिंदी भाषा की लिपि होती है आपकी देवनागरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिंग जो भाषा है वो शब्द किसका है, तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है आपकी? वो है आपकी संस्कृत, और उसी भाषा का ये शब्द है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7, 5 या 4 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब विकारी का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनमें आपका परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन जिन शब्दों में हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उनके अनुसार उनमें चेंजेस हो जाए तो आपको विकारी शब्द कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा वो आपका 4 होगा। से के द्वारा किस कारक का परिसर्ग है? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है के या फिर द्वारा
कौन से कारक का आपका परिसर्ग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ड से या द्वारा, यानी जब हम किसी को किसी व्यक्ति के हाथ में द्वारा काम करते हैं, जैसे मैंने मान के चलिए राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा, तो जो द्वारा शब्द आया है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कर्ड कारक। क्या है आपका कर्ड कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ड से, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो समुच्चय बोधक है वो कौन सा अव्यय नहीं है, अर्थात अथवा, आजन्म, अतएव या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो वो सही शब्द है आपका आजन्म, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। अनल का पर्यायवाची शब्द है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनिल और अनल दो ऐसे शब्द हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो जो अनल शब्द का पर्यायवाची है वो होता है आपका अग्नि। क्या होता है? अग्नि, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। एक शब्द है आपका अनल, देखिए ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एक शब्द है अनल और दूसरा शब्द है आपका अनिल, बहुत कन्फ्यूजन होती है इनमें। इस शब्द का अर्थ होता है आपका आग, अग्नि, वैश्वनरा जो भी होंगे, यहाँ होती है इसकी हवा या फिर शमीर। तो ये दोनों शब्दों को आपको याद रखना है, अनल और अनिल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अंडे का शहजादा का अर्थ है, एक शब्द बोला जाता है कि अंडे का शहजादा हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, तुम अंडे के शहजादे हो। कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, तो वो होगा आपका अनुभवहीन व्यक्ति। इस व्यक्ति को किसी का भी अनुभव ना हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। ये अक्सर करके लड़कों के लिए बोला जाता है कि तुम तो अंडे के शहजादे हो, तुम्हारे माँ बाप ने सब कुछ किया है, तुमने दुनिया नहीं देखी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो एक शब्द है आपका, देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर है आपकी हिंदी साहित्य की भूमिका वो लिखी है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, ध्यान रखिएगा। कामायनी के रचयिता कौन है? महर्षि शरद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका लिखा गया है वो लिखा गया है आपके जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अब ये कितने सर्गों में लिखा गया है? ये एक महाकाव्य है, तो ध्यान रखना है ये आपके 15 सर्गों में आपका लिखा गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इनके द्वारा और अलग अलग चीज़ें भी लिखी गई हैं, कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं, कौन कौन से लिखे गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा जो लिखे गए हैं इनमें से एक है आपका तितली, दूसरा है आपका कंकाल, जो 100% आते हैं उनको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एक है इनके द्वारा लिखी गई किताब है आंसू है, लहर है आपकी, उसके बाद में प्रेम पथिक, क्या है? प्रेम पथिक, झरना है इनके द्वारा लिखी गई। अजात शत्रु 100% आता है आपका, कई बार पूछा भी जा चुका है कि अजात शत्रु किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है या उपन्यास है आपका? चित्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इनके द्वारा ये लिखी गई प्रमुख किताबें जो आपको याद करनी है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक क्या स्टेटमेंट है जिसका उपचार ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, असीम, असहाय या इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा कोई रोग जिसका कोई भी आपका क्या ना हो,
आपका इलाज ना हो उसके लिए क्या होता है, वो होता है असाध्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बैठक शब्द में प्रत्यय क्या है, बी, ठेक, एक या अक या इनमें से कोई नहीं। बैठक शब्द है आपका, पूछा गया है प्रत्यय। प्रत्यय समझ लिए होता क्या है, प्रत्यय आपका शब्दांश होता है। क्या होता है आपका, एक शब्दांश होता है प्रत्यय आपका। और कहाँ जोड़ा जाता है, तो ये शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एक शब्द है आपका शिवालय, क्या शब्द है, शिवालय। जब इसको मैं ब्रेक करूँगा तो एक शब्द बन जाएगा शिव प्लस आलय। तो ये जो शब्द है आपका आलय, ये है आपका प्रत्यय। तो इसी प्रकार पूछा है कि बैठक शब्द में कौन सा है, तो देखिए इसको मैं बैठक को ब्रेक करता हूँ तो बैठक में बैठ आएगा प्लस क्या आएगा, अक आएगा। तो ये जो शब्द है वो प्रत्यय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया। तो देखिए इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्या है कि जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 36 क्वेश्चन आपके हिंदी के सॉल्व किए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय की वीडियो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्ज़ाम आपका जून के महीने में कराया जाना है। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का आयोजन राज्य के किस जिले में आपका किया गया। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आयोजक कौन था, तो ध्यान रखना है आयोजक है आपकी यूपी सरकार। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको याद करनी है। उद्देश्य ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि रोजगार से संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने हैं। सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। अखिल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 का आयोजन प्रदेश के किस जिले में आपका किया गया है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि पीठासीन अधिकारियों की बैठक की गई थी, सम्मेलन किया गया था उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसकी भी बैठक कहाँ पे की गई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी बैठक की गई है। अब हम बात करते हैं कि कौन से एडिशन की बैठक की गई थी। इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो 86 एडिशन की बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश ने मेजबानी कौन से टाइम इसकी की है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश ने मेजबानी इसकी 4th टाइम की है, यानी 4थी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। उद्घाटनकर्ता का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इसके उद्घाटनकर्ता हैं आपके राज्यपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई पीढ़ी को तकनीकी कौशल के संवर्धन हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, नेस्कॉम लिमिटेड, अदानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई पीढ़ी को तकनीकी कौशल के विकास संवर्धन हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, नेस्कॉम लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे 3। इसके द्वारा एक सिटी का निर्माण किया जाएगा जिसे हम AI सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, AI सिटी कहते हैं। और कहाँ पर निर्माण किया जाना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य के किस जिले को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कि 2014 में आपका एक मिशन स्टार्ट हुआ था, राज्य के किस जिले को क्या घोषित किया गया, जीरो वेस्ट फ्रेश डंप सिटी घोषित किया गया है। तो जो कहे आंसर होगा आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं।
तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई है ही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ये भी जो घोषित किया गया वो किया गया है आपका लखनऊ, यानी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उससे संबंधित क्वेश्चन आज आपके ऐड किए गए हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्माण संयंत्र का उद्गम किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे किया गया है वो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे भारत के क्या हैं, एक रक्षा मंत्री हैं भारत के। अब इनके द्वारा इसका जो उद्घाटन है, इम्पोर्टेंट ये है कि किया कहाँ गया है। तो देखिए किया कहाँ गया है वो चीज़ आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है, यानी लखनऊ से संबंधित क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? देखिए एक डीरेगुलेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आपकी अभी, उसमें किस राज्य का प्रथम स्थान है क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है आपके उत्तर प्रदेश ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। जब उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस जो थीम, इसकी थीम क्या आती है आपकी इस रिपोर्ट की? तो थीम थी आपकी व्यवसाय को सुगम बनाना। क्या करना है? व्यवसाय को सुगम बनाना, यानी आपका जो बिजनेस है उसे सुगम बनाना है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट ऐसा स्टेट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसने 23 के 23 प्राथमिक सुधार, क्या है, 23 के 23 प्राथमिक सुधार लागू किए हैं इस किसमें, बिजनेस को डेवलपमेंट करने में। तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। किस राज्य ने बैसिलस सबटाइटल्स को अपना पहला राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक भारत में ऐसा राज्य जिसने बैसिलस सबटाइटल्स को अपना सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है, आप सभी को पता होना चाहिए, वो है आपका केरल। केरल की भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है किसकी है, केरल की है आपकी। और अगर आपके लिंग अनुपात की बात करेंगे तब भी इसका ही सबसे ज़्यादा है। तो इस फैक्टर को भी आपको याद करना है और इसमें भी याद करना है बैसिलस टाइल्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही घोषित किया होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन में आप आंसर उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ें याद रहेंगी। 2026 से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे घोषित किया है 2026 को कृषि वर्ष। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यूनेस्को के द्वारा टेंटेटिव लिस्ट में बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल के अंतर्गत किस मठ को शामिल नहीं किया गया? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपका यूनेस्को है आपका, उसने टेंटेटिव लिस्ट में बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को के अंतर्गत किस मठ को शामिल नहीं किया गया है? रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, सांची या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सांची को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। सांची कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, सांची आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी तीनों के तीनों उड़ीसा राज्य में आपके स्थित हैं, जिन्हें तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल कहते हैं।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सांची को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। गिग वर्कर्स कल्याण और विकास बोर्ड का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है? गिग वर्कर्स कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है और किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 1, ये कर्नाटक के द्वारा घोषित किया गया है। 4B मूवमेंट की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 4B मूवमेंट की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, साउथ कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। जिसकी राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा जिसकी राजधानी है आपकी सियोल है। अब ये मूवमेंट है क्या? तो मूवमेंट आपकी महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या है? महिलाओं के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत जो पैटार्की है यानी पितृसत्तात्मक है। क्या है? पितृसत्तात्मक जो आपके लोकतंत्र है उसके खिलाफ या उसके विरोध में है। मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करनी ही करनी है, जो लड़कियां के फ्रीडम का मामला है। बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करने हैं ये भी आपका क्या है, उनकी राइट ऑफ चॉइस है। तो इन सब के खिलाफ इन्होंने यह मूवमेंट किया है 4B मूवमेंट। इसे हम पितृत्मक सत्तात्मक जो विरोध है उसके खिलाफ स्टार्ट किया, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गीता मित्तल समिति का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 जुलाई 2026, 31 दिसंबर 2026, 30 अप्रैल 2026, 31 जुलाई 2026, 2027 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये जो समिति है वो किससे संबंधित है? तो ये जो समिति है वो संबंधित है आपकी मणिपुर में जो हिंसा हुई थी। ध्यान रखिएगा जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उससे संबंधित आपकी क्या है, इस समिति है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक महिला के खिलाफ कुछ जो कुकी से, देखिए एक याद आया मुझे, कुकी और जो मेतेई जनजाति हैं उनके विरोध में ऐसा कुछ यहाँ पर झगड़ा वगैरह हुआ था। उसी का हिंसा से संबंधित आपकी एक समिति बनाई गई थी जिसे हम गीता मित्तल समिति कहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरम CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए इंपॉर्टेंट वो भी हैं आपके। जो आपका कीबोर्ड है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है और माउस भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? MS-DOS, MS-DOS, विंडोज 7, विंडोज 8 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला एडिशन कौन सा था माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर है MS-DOS, यानी जो विंडो X है वो आपकी पहली थी। पास्कल क्या है? कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर का प्रकाश, प्रचालन तंत्र या कंप्यूटर की इकाई या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी पास्कल है वो क्या है आपका, वो कंप्यूटर की एक भाषा है। जैसे और भी भाषाओं के नाम भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उन भाषाओं के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपकी एक फोर्ट्रॉन है। क्या है? फोर्ट्रॉन भी आपकी एक भाषा होती है। दूसरी आपकी C++ भाषा जो होती हैं आपकी, इस तरह से लर्न कर सकते हो। जावा भाषा होती है आपकी, बेसिक आपकी भाषा होती है। इनको आप याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ईमेल में आने वाले संदेश किस में संचित किए जाते हैं? देखिए जो ईमेल में आपके मैसेज आते हैं वो कहाँ पर आपके डायरेक्ट चले जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
सेंट बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स या ट्रैश या इनमें से कोई नहीं, तो वो डायरेक्ट जाते हैं आपके इनबॉक्स में। जबकि आप जो मैसेज सेंड करते हो, सेंडिंग मैसेज किस में सेव रहते हैं, तो वो सेंट बॉक्स में आते हैं, सेंडिंग वाले मैसेजेस या फिर ईमेल, जो भी आप कहना चाहो, वो सब सेंट बॉक्स में। आउट बॉक्स में आप सेव कर लेते हो भाई इसको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में महावत क्या है? सर्दी के मौसम में दौरान चक्रवर्ती वर्षा, गर्मी के मौसम में दौरान गर्म और शुष्क हवाएं, मानसून के मौसम में बादल का फटना, या फिर सर्दी के मौसम में दौरान शीत लहरें। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सर महावत क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इससे संबंधित पहले भी मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि महावत आपकी क्या होती है। फिर से देख लेते हैं हम। ये जो महावत है क्या है? आपकी गर्म हवाएं हैं। क्या है? महावत है गर्म हवाएं हैं। इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? माफ़ कीजिएगा, सर्दी के मौसम में जो आपकी चक्रवर्ती वर्षा होती है, क्या होती है? चक्रवर्ती वर्षा होती है, इसे हम महावत कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी क्षेत्र में होती है, भारत के में। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? बैंगनी, आसमानी, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया जो इंद्रधनुष होता है उसके किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो आप सभी को पता है कि आपके जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने कलर होते हैं? सर 7 कलर होते हैं। और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका, वो है आपका बैंगनी कलर का। किसका? बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए सर ये जो कलर है वो स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है और आपका जो आसमान है वो हमें नीला दिखाई देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे कम तरंगदैर्घ्य पूछी गई है। हाँ ठीक है, कम तरंगदैर्घ्य होता है इसलिए उसकी एक्सप्रेड ज़्यादा हो जाता है। और सबसे मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य होती है आपकी लाल कलर की। तो ये क्या है कि आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, इसलिए जो ट्रैफिक लाइटें होती हैं आपके रेड कलर की बनाई जाती हैं। ध्यान रखना है, तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। इम्पोर्टेंट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैंगनी। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी, या फिर ऑप्शन नंबर 5 इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सेल होती है, क्या है? कोशिका जो होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग में होता है या फिर कहाँ पर होता है? जो प्रोटीन होती है एक्चुअली पूछा गया है कि कहाँ पर आपकी बनती है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3 राइबोसोम्स में आपका संरक्षण होता है। किसका? प्रोटीन का। किसके लिए? कोशिका के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन, देखिए यहाँ पर एक जो लास्ट में ऑप्शन नहीं आया था वो इसमें ऐड हो गया है, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर आपका जो एक्चुअली में क्वेश्चन है वो है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे जो पुराना है वो है आपका, देखिए विंबलडन। क्या है आपका? विंबलडन जो ओपन है आपकी दुनिया का सबसे पुराना है। अब ये खेला कहाँ जाता है ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो विंबलडन खेला जाता है आपका इंग्लैंड में, यानी यूरोप में। अब यहाँ के जो क्वेश्चन है एक एक करके हम समझते हैं कि देखिए कहाँ पर कब स्टार्ट हुआ। तो विंबलडन स्टार्ट हुआ था आपके 1877 ईस्वी में, जबकि यूएस ओपन स्टार्ट हुआ है 1881 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट हुआ है 1905 ईस्वी में, जबकि फ्रेंच स्टार्ट हुआ है आपके
1891 ईस्वी में है। तो इस तरह से जो सबसे पुराना है वो क्या है, विबिल्डन। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? अजातशत्रु, धनानंद, बिम्बिसार, महापद्मनंद या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, धनानंद को हराया था। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अब इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जो मौर्य डायनेस्टी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, उस समय जो राज्य था वो मगध राज्य था। क्या था? मगध राज्य था। अगर आधुनिक की बात करें तो ये आपका बिहार में पड़ता है, और बिहार में कौन सा जिला है? तो वो है आपका नालंदा। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? उत्तर भारतीय मैदान, द्वीप समूह, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर भारतीय मैदान। क्योंकि यहाँ पर आपके कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए, यूपी आता है, बिहार आता है आपका, और वेस्ट बंगाल आता है। ये जो राज्य आते हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर है। सो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। संसद किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि संसद किन से मिलकर बनती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है आपकी संसद। अब देखिए हम बात कर रहे हैं संसद का। किसकी बात कर रहे हैं? संसद की बात कर रहे हैं। एक एक करके इसके बारे में छोटे छोटे से पॉइंट समझते हैं। संसद का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 79 में आपको मिल जाएगा। वहीं किन से मिलकर बनती है? तो ये मिलकर बनती है आपकी लोकसभा से, ये बनती है आपकी राज्यसभा से, और ये बनती है आपकी राष्ट्रपति से। तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति का आर्टिकल है नंबर आपका 53, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का गठन होता है आपका 80 में, और लोकसभा होता है आपका 81 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1992, 1991, 1989, 1999, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है पहले भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, 1989। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काली मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है? आजमगढ़, वाराणसी, बुलंदशहर, बाराबंकी, इनमें से कोई नहीं? तो वो शहर जहाँ पर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है निर्माण करने के लिए, वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब प्रारंभ की गई? 2002, 1989, 1972, 1992, इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये लेखपाल में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, यूपी SSSC ने पूछा था। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान वही योजना 1992 में प्रारंभ की गई है। प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश में आपका कृत्रिम जो निर्माण निगम है वो स्थित है आपके कानपुर में। अब कानपुर को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, इसे हम नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक पिन कोड रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक रेजोनेंस रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक रेस्पॉन्स लिमिटेशंस, सॉरी यहाँ पे ठीक है रिकॉग्निशन ही है, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, MICR का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। पहले ये क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन आया हुआ है,
कई बार रिपीट हुआ है, यूपीपीसीएस में, लेखपाल में, कहाँ कहाँ नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपके कुछ मेले आयोजन दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। जल विहार मेला, बुंदेलखंड बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, या इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कौन सा मेला कहाँ पर आपका लगता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में ना करके पश्चिमांचल में इसका आयोजन किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत व्यवस्था एक पारंपरिक सामाजिक संगठन पाया जाता है। यह किस समुदाय से संबंधित है? राजपूत, जाट, गुर्जर, जाटव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, खाप पंचायत व्यवस्था की बात की जाती है तो ये किस संगठन से, सामाजिक संगठन में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A2, जाट समुदाय में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, सारनाथ, वाराणसी, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वृंदावन में। वृंदावन कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपके मथुरा जिले में आपका स्थित है। यहाँ के और भी मंदिरों के नाम आप याद कर लीजिएगा। वहाँ के बिहारी जी का मंदिर, अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वहाँ के बिहारी जी का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, या टेम्पल कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, निधि वन से संबंधित। तीसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यहाँ पे प्रेम मंदिर भी है आपका, ध्यान रखना है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर की जब बात की जाती है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2025-26 में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? चक्रीय बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोध बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप प्रच्छन्न कर लेना। क्या शब्द है आपका? प्रच्छन्न शब्द है आपका। तो वही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या पूछा गया था? अपनी क्षमता से कम प्रयोग होता है किस प्रकार की बेरोजगारी में। अब मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि 4 लोग किसान लोग हैं आपके, और एक खेत कर रहे हैं। खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ? मान के चलिए कि 10 टन आपका प्रोडक्शन हुआ। लेकिन वही अगर यहाँ पे 2 किसान काम कर रहे हैं सेम, और खेत में खेती हो रही है, और उस समय भी आपका प्रोडक्शन 10 टन ही हुआ है, तब भी क्या है कि 4 लोग करें चाहे 2 लोग करें, तो एक्स्ट्रा जो 2 लोग लगे थे वो उसमें अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के पहले भी आ चुके हैं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, अफ्रीका दुनिया का सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज भी आपके 69 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सम्मिलित कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जैसा कि प्रॉमिस किया जा रहा है कि 75 क्वेश्चन आपके ऐड किए जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। ये हमारा 4th वीडियो है जो कि कांस्टेबल रिवीजन सीरीज का है, और आपको 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर रखा है, आप कमेंट बॉक्स दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको कंटेंट बेटर से बेस्ट प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।